अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और मेरे चैनल के ऊपर जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ उन्हें आप देखते होंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करते होंगे। और काइंडली आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, बार बार यही कहता हूँ कि मेरी मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने क्लास फेलोज़ तक और अपने जानने वालों तक इस चैनल के बारे में ज़रूर आगाही पहुँचाएँ। आज जो ये लेक्चर मैं आप सब के सामने पेश कर रहा हूँ, ये बीएससी की मैथमेटिकल मेथड्स की बुक एस एम यूसुफ की एक्सरसाइज 10.3 है, और जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड पढ़ना है जिसका नाम है अनडिटर्मिनेड कोएफिशिएंट मेथड या मेथड ऑफ यूसी। इस मेथड को क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हुए हम उनके सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए एक प्रिंसिपल का भी सहारा लेंगे जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। डिफरेंशियल इक्वेशंस जो यहाँ सॉल्व की जा रही हैं, आप सब लोग एक एक्सरसाइज 10.2 में भी वो डिफरेंशियल इक्वेशंस देख चुके हैं। ओके, इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपने 10.2 में सॉल्व किया था, और ये डिफरेंशियल इक्वेशंस थी जो आपने सॉल्व की हैं 10.2 में, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कोएफिशिएंट, जो उसके साथ कोएफिशिएंट्स थे विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। तो वहाँ आप लोगों ने इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को जब सॉल्व किया था तो वो टेक्निक जब आपने लगाई 10.2 में, तो आप सलूशन निकालते थे इन दो चीज़ों की मदद से, विच इज़ वन इज़ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड अदर इज़ पार्टिकुलर इंटीग्रल। जब आप ये फाइंड कर लेते थे तो इनका सम आपका जनरल सलूशन कहलाता था। वहाँ जो मेथड यूज़ किया था उस मेथड का हाफ पार्ट यहाँ भी ऐसे ही है, यानी आपने जो यूसी मेथड यूज़ करना है आज इस एक्सरसाइज 10.3 के लिए, उसमें वाई सी वाला पार्ट आप उसी तरह फाइंड करेंगे जैसे आप 10.2 में कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते रहे हैं। हाँ, जहाँ चेंज आएगा वो इसके पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी वाई पी वाले पार्ट के अंदर होगा, और वही सीखना आपका आज का मकसद है कि कैसे अनडिटर्मिनेड कोएफिशिएंट मेथड को यूज़ करके हम वाई पी फाइंड करेंगे। एक्चुअल में जब आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होती है तो उसका जो नॉन होमोजीनियस पार्ट होता है विच इज़ राइट हैंड साइड, तो उसके अंदर जो फंक्शंस आपके पास आते हैं, अगर वो कांस्टेंट हैं, अगर वो पोलिनोमियल हैं, अगर वो साइन या कॉस की शक्ल के हैं, या वो इनमें से किसी का मिक्सचर है, हाँ एक वो एक्सपोनेंशियल शेप में है, या वो इन सब का मिक्सचर है। अगर आपकी राइट हैंड साइड इन 4-5 चीज़ों पे कंसिस्ट करती है, यानी या तो आपकी राइट हैंड साइड कोई कांस्टेंट है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, या पोलिनोमियल फंक्शन की शक्ल में है, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, या साइन या कॉस की शक्ल में है, तो फिर आप यूसी मेथड अप्लाई करके तो वाई पी वाला पार्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई फंक्शन इन्वॉल्व है आपकी राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन की, या इनका कोई मिक्सचर इन्वॉल्व है। लेकिन ये यूसी मेथड उस वक्त एप्लीकेबल नहीं रहेगा अगर आपकी राइट हैंड साइड पे लॉगरिदमिक फंक्शंस या रेसिप्रोकल फॉर्म में कोई फंक्शन ऑफ एक्स, या फिर tan, कोटेजेंट, सीकेंट वगैरह की शक्ल में कोई फंक्शन, या फिर इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा। उस सूरत में आपका यूसी मेथड इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करेगा। तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर यूसी मेथड लगाने के लिए ज़रूरी होगा कि आप लोगों के पास जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी राइट हैंड साइड या तो साइन कॉस की शेप में होनी चाहिए, या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की शेप में होनी चाहिए, या फिर पोलिनोमियल होनी चाहिए, या इनका कोई मिक्सचर होना चाहिए, या कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बात जो सबसे ज़रूरी है वो क्या, कि पहले किसी मेथड के ज़रिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन होमोजीनियस है उनको सॉल्व करते रहे हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते जो यहाँ ध्यान रखना होगा कि वाई पी जब आपने फाइंड करना, वाई सी तो आप फाइंड कर लेंगे इन
उसी मेथड से जैसे आपने 10.2 सॉल्व की, लेकिन जब आप वाई पीस फाइंड करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाई सी की डुप्लीकेशन इधर नहीं आनी चाहिए। ये डुप्लीकेशन क्या है, डुप्लीकेट फंक्शन क्या है, वो ज़रा ही बात समझने वाली है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ। आपका जो वाई पी वाला पार्ट आप यूसी मेथड के ज़रिए फाइंड करते हैं, उसके अंदर आप एक ट्रायल फंक्शन के तौर पर अपना वाई पी वाला सोल्यूशन कंसिडर करेंगे। यानी जब भी आपने वाई पी फाइंड करना है, आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की राइट हैंड साइड को देखेंगे और उस राइट हैंड साइड को ऑब्ज़र्व करके आपने वाई पी की शेप खुद से चूज़ करनी है। लेकिन वो शेप जब आप चूज़ करेंगे तो उसके अंदर वाई सी की तरह का फंक्शन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ट्रायल फंक्शंस का सहारा लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपका जी एक्स कैसा होगा कि आपने ट्रायल सोल्यूशन जो वाई पी का है वो कैसा चूज़ करना है, उसकी कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। मसलन अगर आपकी राइट हैंड साइड पे कोई कांस्टेंट आ जाता है 2, 3, 5 वगैरह, आपने वाई पी को हमेशा सी के बराबर या किसी कांस्टेंट ए के बराबर चूज़ किया करना है। अगर आपके पास कांस्टेंट की बजाय को पोलिनोमियल 2x+3 करके आ गई, आपने वाई पी को चूज़ करना है ax+b करके। ये ट्रायल सोल्यूशन की शेप है। चाहे ये 3 साथ ना भी हो, अगर आपको नज़र आ गया पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, तब भी आपने वाई पी यही चूज़ करना है। अगर यही कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए, मसलन x² + 5x+7 आ गया, आपने वाई पी चूज़ करना है ax² + bx + c करके। अब ये टर्म्स में से कोई इन्वॉल्व ना भी हो, तब भी x² के होते हुए आपने अपना ट्रायल सोल्यूशन यही चूज़ करना है। इसी तरह अगर आपके पास कोई साइन या कॉस करके राइट हैंड साइड आ गई, जी एक्स यानी नॉन होमोजीनियस पार्ट अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का साइन की शक्ल में आ जाए या अकेला कॉस की शक्ल में आ गया, तो आपने साइन की दफ़ा जो ट्रायल सोल्यूशन है वो भी कॉस और साइन दोनों का मिक्सचर लेना है, a cos 2x + b sin 2x, और कॉस की दफ़ा भी आपने a cos 3x + b sin 3x करके अपना ट्रायल सोल्यूशन चूज़ करना है। आपके पास चाहे साइन अकेला आए चाहे कॉस अकेला आए, आपने ट्रायल सोल्यूशन इसी तरह चूज़ करना है। इसके साथ नेक्स्ट बात वो क्या कि ट्रायल सोल्यूशन में अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है, मसलन e⁻5x आ गया, तो आपका ट्रायल सोल्यूशन होगा yp = ae⁻5x। अगर इस e के साथ कोई x की पावर आ गई, तो आपका ट्रायल सोल्यूशन इस लीनियर एक्सप्रेशन को भी देखेगा, ax + b करके आपने e⁻5x चूज़ करना है। अगर यहाँ x² करके आ जाता है कुछ x² + 1 e⁻2x, तो आपके ट्रायल सोल्यूशन में x² की वजह से ax² + bx + c करके e⁻2x लिखा जाएगा। ये आपका ट्रायल सोल्यूशन होगा। अगर e के साथ आपके पास साइन या कॉस आ जाता है, मसलन cos 2x e3x, तो कॉस की वजह से आपने साइन और कॉस दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व करने थे। आपने लिखना है a cos 2x + b sin 2x, और उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे e⁻3x। तो ये है वे कि आपके पास ट्रायल जो सोल्यूशन है आपने वो किस तरह चूज़ करना है। तो बता ये रहा था मैं कि वाई पी को फाइंड करने के लिए, इसी वजह से इसका नाम जो उनसे अनडिटर्मिन्ड कोफिशिएंट्स हैं, कि आपने ये अनडिटर्मिन्ड कोफिशिएंट्स या अननोन कोफिशिएंट्स ही तो वाई पी में फाइंड करने हैं। अच्छा, ये जो ट्रायल सोल्यूशन है ये चूज़ करते हुए आपने ध्यान रखना है कि इसके अंदर वाई सी वाली कोई टर्म इन्वॉल्व ना हो, यानी इस ट्रायल सोल्यूशन के अंदर आपके कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कोई पार्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बिलफर्ज अगर किसी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होगा तो वो डुप्लीकेशन कहलाएगी। उस डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए आपको वाई पी को x की लीस्ट पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब तक कि वो डुप्लीकेशन ख़त्म नहीं हो जाती। ये डुप्लीकेशन ख़त्म करने की भी बात मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन थी यहाँ लिखी हुई, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड है कोई,
और ये उसकी राइट हैंड साइड है कॉज एक्स। मैंने इसका वाई सी फाइंड किया, मेरे पास आंसर आ गया ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब मैंने जब ट्रायल सोल्यूशन चूज़ करना है फॉर वाई पी, तो ट्रायल सोल्यूशन के लिए मुझे कॉस को देख के मैंने आपसे कहा था कि इसको एस ए और बी नाम रखा जा चुका है। अब आप कांस्टेंट सी कॉस एक्स यूज़ कर लें प्लस डी साइन एक्स, ये इसका ट्रायल सोल्यूशन बनता था अकॉर्डिंग टू दिस साइड। लेकिन चूँकि ये हिस्सा यहाँ भी इन्वॉल्व है, इस वजह से आपने इसको x की एक पावर से मल्टीप्लाई कर देना है। बिलफर्ज यहाँ भी x होता लिखा हुआ बी ए एक्स कॉज एक्स प्लस बी एक्स साइन एक्स, तो फिर आपको x से मल्टीप्लाई करके डुप्लीकेशन नहीं ख़त्म करनी थी, फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं फ़र्ज़ी एक बात कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसी शेप यहाँ मिलेगी, आपने वो डुप्लीकेशन ख़त्म करने के लिए x की लीस्ट पावर से इसे मल्टीप्लाई करना है ताकि आपकी डुप्लीकेशन वो ख़त्म हो सके वाई पी के अंदर। फिर उस ट्रायल सोल्यूशन की मदद से आप वाई पी कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। हाँ, ये एक लफ्ज़ यहाँ मैंने वर्डिंग यूज़ की थी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके ट्रायल सोल्यूशन के कुछ पार्ट्स ले लिए जाएं, यानी आपकी जो राइट हैंड साइड जी एक्स है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये लेफ़्ट हैंड साइड थी इसकी और ये इसकी राइट हैंड साइड है। इस राइट हैंड साइड में कोई पोलिनोमियल भी आ गई और कोई ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया। इसको देखते हुए जो आपका ट्रायल सोल्यूशन होगा वो एक्चुअल में इस हिस्से के लिए ऐसे आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी करके, और प्लस इस हिस्से के लिए डी कॉज एक्स प्लस ई साइन एक्स करके आएगा। लेकिन आप चाहें तो इस मेथड को यूज़ करते हुए आप इस हिस्से को के लिए ट्रायल सोल्यूशन अलहदा वाई पी वन के नाम से और इस हिस्से को सॉल्व करने के लिए ट्रायल सोल्यूशन के वाई पी टू के नाम से अलहदा भी सॉल्व करके इनका सम करके भी वाई पी लिख सकते हैं। यानी एक्चुअल में मेथड ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही बोलता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आपके पास वाई पी के कुछ पार्ट्स आ जाते हैं, पार्ट्स की शक्ल में कुछ पार्टिकुलर इंटीग्रल आपके सामने आ जाता है, तो उन सब का सम करने से भी ओरिजिनल पार्टिकुलर सोल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं। उन सब का सम जो है वो ओरिजिनल पार्टिकुलर सोल्यूशन दे सकता है। अच्छा, इस बातों को मज़ीद एक्सप्लेनेशन दिए बगैर अब मैं क्वेश्चंस की तरफ जाता हूँ। मसलन मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा, y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इज़ इक्वल टू ई पावर 2x। ये क्वेश्चन आप लोग 10.2 में सॉल्व कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस कई आपने देखे हैं। लेकिन यहाँ अब हम इसे यूसी मेथड की मदद से सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपने वाई सी की तरफ जाना है, बजाय इसके कि मैं यहाँ इंग्लिश में आपको सारी वो डिटेल्स लवाजमात पूरे करूँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हैं। हम डायरेक्ट सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। वाई सी के लिए इसको लिखेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 के साथ y, और आप सबको पता है ये होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करके आता है, तो इसे ज़ीरो के बराबर रखेंगे। जो लोग 10.2 पढ़ चुके हैं उनको इन चीज़ों का अंदाज़ा है बखूबी। वो आपने इसको एफ डी वाई करके लिखना होता है, इज इक्वल टू ज़ीरो करके। उसके बाद आपने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होती है। मैं 10.4 भी अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से भी आपको ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज़ एफ एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वहाँ से हमारे पास जो ऑक्सिलरी इक्वेशन की शेप आ रही है वो आ रही है एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। इट इज़ m माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब मेरे पास m के दो आंसर्स आए हैं और दोनों 2 हैं। जब मैंने इसका वाई सी वाला पार्ट लिखना है रिपीटेड रियल नंबर्स की शक्ल में, तो वाई सी का आंसर आता होता है c1 e पावर 2x प्लस c1x e पावर 2x। अगर यहाँ 3 एक जैसी वैल्यूज़ आ जाती तो आप सबको पता है कि अगर यहाँ एक और 2 आ जाता तो मैं लिखता ये c1 था, ये c2 है, फिर c3 x स्क्वायर e पावर 2x। तो ये x की पावर्स बढ़ाते जाते हैं जितनी सेम वैल्यूज़ आती हैं। फ़िलहाल यहाँ 2 आई थी, इस वजह से मैंने वाई सी आपके सामने ये लिखा।
अब जो आपने फॉर वाई पी के लिए अनडिटर्मिन्ड कोएफिशिएंट मेथड यानी वाई यू सी को यूज़ करना है, ये है वो असल काम जिसके लिए आज का लेक्चर दिया जा रहा है। इसको बड़े ध्यान से आप सब लोग देखें कि वाई पी के लिए आपने एक ट्रायल सोल्यूशन चूज़ करना था इस जी एक्स को देख के, यानी अपनी राइट हैंड साइड डिफरेंशियल इक्वेशन की नॉन होमोजेनियस पार्ट को देख के। ई पावर 2x की दफ़ा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आप ट्रायल सोल्यूशन लेंगे ए ई पावर 2x। तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल आपके सामने आ गई जिससे आपको डुप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। जैसे ही आपने ये ट्रायल सोल्यूशन चूज़ किया, आपको नज़र आना चाहिए ये पार्ट इसके अंदर भी था, एक कांस्टेंट है और ई पावर 2x है जैसे यहाँ है, इसलिए हमें इसे x से मल्टीप्लाई करना चाहिए एक पावर से। जब इसे x की एक पावर से मल्टीप्लाई किया तो नज़र आई ये पार्ट तो यहाँ भी है, इसलिए फिर इससे बढ़ाया जाएगा और इसे बढ़ना पड़ेगा। तो इससे आगे जाके आप x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब आपकी डुप्लीकेशन ख़त्म हो गई। तो यूँ ये मेरा ट्रायल सलूशन आ गया जिसको अब मैंने यूज़ करना है। और अगर ये सलूशन है तो ऑब्वियसली गिवन इक्वेशन को, जिसका नाम है इक्वेशन स्टार रख रहा हूँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सलूशन ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा, इसीलिए इसे ट्रायल सलूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जा रहा है। अच्छा, वो अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वाई पी डबल डैश माइनस 4y p डैश प्लस 4y p और ये सारी चीज़ ई पावर 2x के बराबर। चूँकि ये ट्रायल सलूशन है तो फिर ऑब्वियसली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा, उसके लिए मैंने ये इसको इक्वेशन के अंदर लिखा। इसका मतलब है मुझे अब यहाँ वाई पी का डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, वाई पी का फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए, वाई पी की ओरिजिनल वैल्यू भी चाहिए, तब मैं यहाँ उसको पुट करूँगा और दोनों साइड्स को इक्वेट करके ये फाइंड करूँगा। तो ये है यूसी मेथड को यूज़ करने का वे क्वेश्चंस में। अगर इसको मैं अब यूज़ कर रहा हूँ, मैंने वाई पी आपके सामने लिखा था, मैं पहले वाई पी का फर्स्ट डेरिवेटिव लिख रहा हूँ। अगर ये फर्स्ट डेरिवेटिव लिखूँगा तो ए ऐसे ही रहेगा और यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो ए के साथ ई पावर 2x वैसे ही रहा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहा, ई पावर 2x का डेरिवेटिव 2e पावर 2x आ गया। ये भी मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया है वाई पी डैश की शक्ल में। और मेरे पास जब मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करूँगा तो 2ax e पावर 2x आएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2ax स्क्वायर e पावर 2x आएगा। ये भी वाई पी डैश फाइंड हुआ है। अच्छा, वाई पी डैश के बाद मैं वाई पी डबल डैश की तरफ जाऊंगा, वाई पी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ जाऊंगा तो ये कांस्टेंट एज इट इज़, दोबारा यहाँ प्रोडक्ट रूल x वैसे ही और e पावर 2x का डेरिवेटिव प्लस e पावर 2x और साथ x का डेरिवेटिव 1, इसलिए वो शो करने की ज़रूरत नहीं। प्लस 2a के साथ यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर के साथ 2e पावर 2x प्लस e पावर 2x वैसे ही और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। ये मैंने आपके सामने डेरिवेटिव्स भी लिख दी हैं और ये मैंने वाई पी भी लिखा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें उठा के आपने इस इक्वेशन के अंदर, जिसका नाम मैंने इक्वेशन 1 रखा है, उसके अंदर ये पुटिंग कर रहा हूँ। सो इक्वेशन 1 बिकम, जब आपने इसको इसके अंदर पुट किया तो इक्वेशन 1 बिकम, सो इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 की शेप क्या आएगी वो आप सब लोग देख सकते हैं। पहले वाई पी डबल डैश की जगह ये वाली वैल्यू आएगी और इसको ओपन करके अब मैं लिख रहा हूँ। अगर आप चेक करें, मैं इसे ओपन करूँ तो पहले नंबर पे आता है 2ax बल्कि 4ax e पावर 2x, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2a e पावर 2x, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4ax स्क्वायर e पावर 2x, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4ax e पावर 2x। ये भी मैंने सिर्फ वाई पी डबल डैश की वैल्यू पुट की है, सब्स्टिट्यूट किया है इधर, माइनस 4yp। अच्छा, मैं वाई पी को यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि वाई पी की वैल्यू थी ax स्क्वायर e पावर 2x। ये वैल्यू भी मैंने अभी क्वेश्चन में यूज़ करनी है। ओके, मैं आ रहा हूँ वापस, तो -4 के साथ वाई पी डैश को मल्टीप्लाई करने लगा। ये तो वाई पी डबल वाई पी डैश की वैल्यू मैंने पुट की
आपके सामने वाई पी डबल डैश की, और -4 के साथ वाई पी डैश की मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी 2ax e⁻2x प्लस 2ax² e⁻2x। ये मैंने वाई पी डैश 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सवाल की लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो रही है। +4 के साथ y था, तो वाई पी है ax² e⁻2x, और राइट हैंड साइड जो हमारे पास थी, हमारी जो राइट हैंड साइड ट्रायल सोल्यूशन के तौर पर आपने चूज़ की हुई थी, वो थी ax² e⁻2x। तो ये सॉरी, राइट हैंड साइड जो क्वेश्चन की थी वो थी e⁻2x। क्वेश्चन के अंदर ये सब्स्टिट्यूशन हुई है। ओके, जब मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया, अब मैं इन सब को सॉल्व करूँगा और कोफिशिएंट दोनों साइड पे इक्वेट करूँगा, तो मेरे पास ये आएगा। जब आप इस ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, वो ज़रा चेक करें आप सब लोग कि आपके पास ये है 4ax² e⁻2x, ये भी 4ax² e⁻2x है, और ये -4 के साथ 2ax² e⁻2x मल्टीप्लाई होगा, तो ये सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि वो -8 के साथ आ रहा है और वो 2 4 वाली टर्म्स थी। उसके बाद एक और चीज़ आप चेक करें कि ये है 4ax e⁻2x, ये भी 4ax e⁻2x है, और ये -8ax e⁻2x बनेगा। इसका मतलब ये सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, मेरे पास जस्ट 2a e⁻2x लेफ़्ट साइड पे आएगा, राइट साइड पे e⁻2x आएगा, उससे 2a ऑब्वियसली ये कैंसिल हो जाए, तो 2a या इक्वेट कर लें तो 2a = 1 आएगा, और a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। यही मेरा वो अनडिटर्मिन्ड कोफिशिएंट था जिसे मैंने इक्वेट करके फाइंड किया है। लिहाजा मेरे पास जो वाई पी की ओरिजिनल शेप आई, ज़ाहिर है पहले तो ये ट्रायल था, इसमें a अननोन था, a की वैल्यू 1/2 आ गई है, लिहाजा ये मेरा वाई पी आ गया है। और जनरल सोल्यूशन उसी तरह मैं लिखूँगा, y = yc प्लस वाई पी करके। yc भी हमने फाइंड किया था, और जो yc की वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी c1 e⁻2x प्लस c2x e⁻2x, और अब मेरे पास yp जो ऐड होके आएगा वो 1/2x² e⁻2x आएगा। तो ये है मेथड ऑफ अनडिटर्मिन्ड कोफिशिएंट की मदद से एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को फाइंड करने का वे। अच्छा, अपनी बात की फेवर में मैं एक और क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, उसको भी टैली करें, और उम्मीद है कि जब वो आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो मेथड ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो इन क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई किया जा सकता था। क्वेश्चन मैंने लिखा y⁻डैश प्लस y डैश = 2x² प्लस 4 sin x। ये मेरे पास एक और क्वेश्चन है जिसको मैंने सॉल्व करना है यूजिंग यूसी मेथड, बाय यूसी मेथड। तो ये मेरा एक क्वेश्चन है जिसे मैंने अब यूसी मेथड लगा के आपके सामने सॉल्व करना। एक और क्वेश्चन आ गया। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ तो सोल्यूशन का वे देख लें एक दफ़ा फिर, ताकि आपको यूसी मेथड की एप्लीकेशन का अच्छे तरीके से आइडिया मिल जाए। देखें, फॉर yc उसी तरह आपने ज़ाहिर है दो हिस्से हैं, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, एक इसका होमोजीनियस पार्ट है, एक इसका नॉन होमोजीनियस पार्ट है। फॉर yc के लिए मैंने y⁻डैश प्लस y डैश को 0 ले लिया। ओके, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है dq प्लस d × y = 0। इसका मतलब ये है वो पार्ट जहाँ से मुझे पार्टिकुलर सोल्यूशन यानी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी yc फाइंड करना है। ओके जी, उसके लिए मैंने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज fm = 0। वहाँ से मेरे पास इक्वेशन आई m³ प्लस m = 0। m कॉमन था, अंदर आया m² प्लस 1, दोनों को बारी बारी सिफर रखा। मेरे पास m का जो आंसर आ रहा है वो एक 0 है और एक प्लस माइनस योटा है। इसका मतलब जो yc की वैल्यू आएगी 0 की दफ़ा वो c1 करके e⁻0x, और इसकी दफ़ा a cos x प्लस b sin x आ गया। इसकी डिटेल्स मैं पहले कई दफ़ा दे चुका हूँ कि आप इसको इससे कंपेयर करेंगे। ये 10.4 में भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इस एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए आप
जो कॉशी आइलर्स इक्वेशन का सलूशन था वो वाला लेक्चर लाजमी देखिएगा। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वहाँ से दूर करें। तो इसका मतलब है मेरे पास वाई सी आ चुका है, और वाई सी जो मेरे पास इस क्वेश्चन का आया है वो C1 प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स करके आया। यानी जो वाई सी वाला पार्ट आया है इस इक्वेशन का वो है C1 प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ये तो है मेरा वाई सी वाला पार्ट। अब मैंने चलना है ट्रायल सलूशन की तरफ, यानी पार्टिकुलर सलूशन फाइंड करने के लिए वाई पी की ट्रायल वैल्यू की तरफ। उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपका जो जी एक्स है उसको देख के आपने, ये जी एक्स है, राइट हैंड साइड है डिफरेंशियल इक्वेशन की, आप इस ट्रायल सलूशन को दो हिस्सों में भी फाइंड कर सकते हैं। एक हिस्सा पोलिनोमियल के लिए, ऑब्वियसली ए और बी का लफ्ज़ यूज़ हो चुका है वर्ड, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई करके, एक तो ये हिस्सा इसका फाइंड कर लेंगे, और दूसरा ये साइन आ गया तो साइन एक्स की दफ़ा ई तक जाके तो एफ़ कॉस एक्स प्लस जी साइन एक्स करके इसका ट्रायल सलूशन होगा। और जब आप इन सी डी ई एफ जी एच को फाइंड कर लेंगे तो फिर आप वाई पी को फाइंड करेंगे मेथड ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से, वाई पी प्लस वन यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मदद से। आप ऐसे भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट में भी इन दोनों को इकट्ठा सम अप करके एक ट्रायल सलूशन की तरह भी सॉल्व करके यूज़ कर सकते हैं। तो अभी इस लेक्चर में तो मैं आपके सामने इसको जो सा वो एक ही सलूशन में फ़ाइंड करने लगा हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसे सेपरेटली भी फ़ाइंड कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ देखनी बड़ी ज़रूरी थी जो मैंने जानबूझ के अभी तक नहीं बोली थी, वो थी इसकी डुप्लीकेशन। आपको ये देखना है कि इस हिस्से में भी एक अननोन कांस्टेंट अकेला है जो यहाँ भी था। इस वजह से डुप्लीकेशन ख़त्म करने के लिए इस पार्ट के साथ भी एक्स आएगा, और यहाँ भी आपके पास कॉस या साइन करके जो आ रहा है वो यहाँ भी है। इसका मतलब है एक एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी इसकी डुप्लीकेशन ख़त्म करनी पड़ेगी। लिहाजा जो हमारा ओरिजिनल वाई पी होगा वो एक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद सी एक्स क्यू प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स करके प्लस एफ एक्स कॉस एक्स प्लस जी एक्स साइन एक्स करके आएगा। तो ये आपका ट्रायल सलूशन होगा, जिसको अब हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव तक फाइंड करके इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तब हमारे पास क्वेश्चन के आंसर आएंगे। ओके जी, मैं चल रहा हूँ इस ट्रायल सलूशन की तरफ। इसको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन के अंदर वो मैं ट्रायल सलूशन के बारे में बता रहा हूँ। मेरे पास वाई पी जो अब आया है वो आपके सामने मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वो वैल्यू मेरे पास आ गई थी सी एक्स क्यू डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ एक्स कॉज एक्स, आप इसे एफ एक्स कॉज एक्स कह लें, प्लस जी एक्स साइन एक्स कर लें। तो ये मेरे पास जो सी है वाई पी का ट्रायल सलूशन की वैल्यू है, और मैंने अब इस ट्रायल सलूशन के तीन डेरिवेटिव्स लेने हैं। और ये पहले डेरिवेटिव की तरफ जाते हैं तो वो मेरे पास आ रहा है 3x² सी प्लस 2xd प्लस ई। यहाँ मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, f के साथ माइनस एक्स साइन एक्स, ऑब्वियसली एक्स वैसी और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, प्लस कॉस एक्स वैसी और एक्स का डेरिवेटिव 1। ऐसे ही जी के साथ भी प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो एक्स वैसे ही साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और फिर साइन वैसी और एक्स का डेरिवेटिव 1। तो मुझे फ़र्स्ट डेरिवेटिव ही चाहिए, और मैंने इस फर्स्ट डेरिवेटिव को एक पेज पे लिख भी लिया ताकि जब मैं इस वाइट बोर्ड को रेस करूं तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करने में कोई मसला ना हो, लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वाई पी डैश जो है वो मैंने अपने लिए यहाँ एक जगह पे नोट कर लिया, 3x² सी 2xd प्लस ई माइनस एफ एक्स साइन एक्स प्लस एफ कॉस एक्स प्लस जी एक्स कॉस एक्स प्लस जी साइन एक्स। तो ये मैंने एक पेज पे वाई पी डैश की वैल्यू नोट कर ली। उसके बाद मैं आगे चला तो वाई पी डैश के बाद मुझे वाई पी डबल डैश चाहिए था। मैंने इसे पहले ओपन करके लिखा
3x² c 2xd प्लस ई माइनस fx sin x प्लस f cos x प्लस gx cos x और प्लस g sin x। ओके, इसके सेकंड डेरिवेटिव की तरफ आ गए। सेकंड डेरिवेटिव इसका आ जाएगा 6xc 2d, इसका ज़ीरो आ जाएगा। इस पर फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो माइनस f sin x माइनस fx cos x, उसके बाद f के साथ cos है तो माइनस f sin x, और इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो माइनस gx sin x प्लस g cos x और माइनस प्लस g sin x g cos x। तो ये मैंने प्रोडक्ट रूल लगा के cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव प्लस cos के तौर पर यूज़ करके पहले इसका डेरिवेटिव लिखा था 6xc, फिर इसका डेरिवेटिव 2d, ऑब्वियसली कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा f के साथ x वैसे ही तो साइन का डेरिवेटिव cos आया था, साइन वैसे ही x का डेरिवेटिव 1 आया था, यहाँ माइनस f sin x आ गया। यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल लगा तो माइनस gx sin x यानी cos का डेरिवेटिव पहले लिखा प्लस g के साथ cos और x का डेरिवेटिव 1 लिखा और फिर g के साथ एक cos x आ गया। अभी ये मैंने इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया। अब मैं चल रहा हूँ इसके थर्ड डेरिवेटिव की तरफ। तो जो थर्ड डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी तरफ जाने से पहले हम लोग ये भी देख लें कि ये कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स हैं जो कि आपस में एडअप हो रही हैं। तो इसका मतलब है वाई पी डबल डैश की ओरिजिनल वैल्यू 6xc प्लस 2d माइनस 2f sin x माइनस fx cos x माइनस gx sin x और प्लस 2g cos x करके आई है। ये अभी मैं सेकंड डेरिवेटिव को मैंने सम अप करके जो टर्म्स ऐड हो रही थी उनको लिखने के बाद अब मैं इसके थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ जा रहा हूँ। एक्चुअल में जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमें क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा हो चुका है कि हमें फ़र्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए था जो मैंने एक पेज पे लिख लिया था आपके सामने, और एक थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए जो फाइंड हो रहा है। ओके जी, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए इसका डेरिवेटिव 6c आ गया, इसका सिफर हो जाएगा, इसका माइनस 2f cos x करके आ जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो माइनस f cos x एक आएगा और x का डेरिवेटिव 1 लिखने से ही आया, और फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन करेंगे तो प्लस fx sin x आएगा। यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, माइनस g sin x आएगा x का डेरिवेटिव 1 करके, और माइनस gx के साथ साइन का डेरिवेटिव cos आएगा, और ये इसका डेरिवेटिव भी माइनस 2g sin x आ जाएगा। अब यहाँ पहुँच के भी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखने के बाद आपको नज़र आएगा कि ये दो टर्म्स भी ऐड अप होके 3f cos x बन रही हैं, और ये दो टर्म्स भी ऐड होके माइनस 3g sin x बन रही हैं। इसका मतलब है वाई पी ट्रिपल डैश जो थर्ड ऑर्डर ट्रायल डेरिवेटिव आया है हमारे पास, वाई पी ट्रिपल डैश, उसकी वैल्यू एक्चुअल में आई है फिर 6c, उसके बाद माइनस 3f cos x, उसके बाद प्लस fx sin x, उसके बाद माइनस gx cos x, और लास्ट में माइनस 3g sin x करके, तो मेरे पास ये वाई पी ट्रिपल डैश की वैल्यू आ गई है। तो ये मैंने आपके सामने वैल्यू लिख दी है वाई पी ट्रिपल डैश की। और अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन एक्चुअल में था कि जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना था वो एक्चुअल में ट्रायल सोल्यूशन को पुट करने से वाई पी ट्रिपल डैश प्लस वाई पी डैश इज़ इक्वल टू 2x² प्लस 4 sin x करके आया हुआ था, 2x² प्लस 4 sin x। ओके जी, पहले वाई पी ट्रिपल डैश की वैल्यू लगाई 6c माइनस 3f cos x प्लस fx sin x माइनस gx cos x माइनस 3g sin x, उसके बाद प्लस करके वो जो वाई पी डैश मैंने आपके लिए यहाँ साइड पे लिखा था उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ। वाई पी डैश की वैल्यू है, प्लस करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3x² c, उसके बाद प्लस 2xd, उसके बाद प्लस e माइनस fx sin x प्लस f cos x प्लस gx cos x और
प्लस जी साइन एक्स करके आई थी। तो ये वैल्यू हमने फर्स्ट डेरिवेटिव की लगा दी है। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास जो आई हैं, इन सारी वैल्यूज़ को आप लोगों ने राइट हैंड साइड के बराबर जब रखा, राइट हैंड साइड थी 2x² + 4 sin x, तो उसके बाद इक्वेट करने का प्रोसीजर शुरू होगा। ओके, इक्वेट करने के लिए जो सबसे पहले मैं पोलिनोमियल की तरफ आऊँगा। जो कांस्टेंट टर्म्स हैं जिसमें x नहीं है वो एक 6c है, उसके बाद एक e है। ये दो जो टर्म्स हैं 6c + e करके, ये मैंने कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट इक्वेट किया, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। ये जो इक्वेशंस मेरे पास आ रही हैं वो भी मैं साइड पे राइट डाउन कर रहा हूँ। यानी मेरे पास एक इक्वेशन जो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट करके जो इक्वेट करके आई हैं उसको भी मैंने यहाँ लिख लिया। उसकी वैल्यू मेरे पास आई 6c + e = 0। ये मैंने एक इक्वेशन लिख ली। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, ज़ाहिर है राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म नहीं थी कोई, इसलिए 6c + e 0 के बराबर आ गया। उसके बाद आपने x पावर 1, जो x की पावर 1 है उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो x की 1 पावर वाली टर्म सेकंड लाइन के अंदर है 2xd, और ये सिंगल टर्म है जो कि 2xd, इसका कोफिशिएंट है 2d, जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको कंपेयर कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ x को। और राइट हैंड साइड पे चूँकि x का कोई कोफिशिएंट या x वाली टर्म नहीं है, इस वजह से मेरे पास जस्ट 2d = 0 है। वहाँ से मेरे पास d की वैल्यू 0 आ गई। इस तरह हमारे पास एक वैल्यू तो आ चुकी है विच इज़ d = 0। उसके बाद हम आगे गए, मैं यहाँ से इसको रेज कर रहा हूँ। हमने x वाली पावर्स कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लिया। अब हम कोफिशिएंट ऑफ x² दोनों साइड्स पे कंपेयर करेंगे। x² वाली टर्म पहली लाइन में नहीं है, सेकंड लाइन में x² वाली टर्म का कोफिशिएंट है 3c, और कहीं x² का कोफिशिएंट नहीं है, और राइट हैंड साइड पे x² का कोफिशिएंट 2 है। इसका मतलब c की वैल्यू भी मैंने फाइंड कर ली विच इज़ 2/3। लिहाजा मैंने यहाँ c को भी मेंशन कर दिया कि c की वैल्यू मेरे पास 2/3 आ चुकी है। अब यहाँ तक आने के बाद रुक के तो मैं वो जो इक्वेशन मैंने साइड पर नोट डाउन की थी वो लिखी कि मेरे पास एक इक्वेशन ये भी आई हुई है कि 6c + e = 0। अब यहाँ c की जगह जब मैं उसकी वैल्यू पुट करूँगा 2/3, तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये कट के 4 आ रहा है। इट मीन्स e की वैल्यू -4 आएगी। तो ये मेरे पास एक और वैल्यू भी आ गई है। इट मीन्स कि e जो सा है वो -4 के बराबर आ गया। लिहाजा मैंने 3 वैल्यूज़ फ़िलहाल तक फाइंड कर ली हैं। एक c की है, एक d की है, और एक e की है। ओके जी, अब मेरे पास जो दो वैल्यूज़ रह गई हैं वो दो वैल्यूज़, एक f की है और एक g की है। उसके लिए अब मैंने कोफिशिएंट्स कौन से कंपेयर करने हैं, उसके लिए आपका ध्यान मुझे इस तरफ चाहिए। अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो साइन या कॉस किसी के साथ भी x की कोई पावर, x की कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं थी। और यहाँ भी आप ज़रा कुछ चीज़ें चेक करें जो कटिंग हो रही है वो कैसे, gx cos x और ये -gx cos x कट रहा है, -fx sin x और +fx sin x भी कट रहा है। इसका मतलब है हमारे पास जो टर्म्स बची हैं जो हमने अभी तक यूज़ नहीं की, या वो सिर्फ cos x वाली हैं या वो sin x वाली हैं। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ cos x को कंपेयर करते दोनों साइड्स पे, तो राइट हैंड साइड पे तो cos है ही नहीं। इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड पे cos के साथ एक कोफिशिएंट तो आएगा -3f, उसके बाद cos के साथ एक ये +f भी है, और cos के साथ कोई टर्म नहीं आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से -2f = 0 आएगा और f की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब एक और अननोन मुझे मिल गया, f की वैल्यू 0 आ गई। अब जो कोफिशिएंट कंपेयर करने वाला बाकी है वो जस्ट एक है विच इज़ sin x। कोफिशिएंट जो राइट हैंड साइड पे sin x का है विच इज़ 4। ओके जी, लेफ़्ट साइड पे जो साइन की कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो एक तो -3g है और एक +g है। -3g
प्लस जी इट मीन्स -2 जी इज इक्वल टू 4, तो जी की वैल्यू -2 आ गई। यूँ हमने सारे कोफिशिएंट्स फाइंड कर लिए हैं जो मैंने आपके सामने स्टार्ट में लिखे थे कि हमारा जो ट्रायल सॉल्यूशन है उसमें जितने अननोन्स हैं वो सब फाइंड हो चुके हैं। और यहाँ सब टर्म्स मैं यूज़ कर चुका हूँ, कोई ऐसी टर्म नहीं जो यूज़ नहीं हुई। लिहाजा हमारा जो ट्रायल सॉल्यूशन बनेगा वो ट्रायल सॉल्यूशन की फॉर्म जो पहले लिखी थी मैंने वो तो थी मेरे पास cx³ प्लस dx² प्लस EX प्लस fx cos x और प्लस gx sin x थी। तो यहाँ जो मेरे पास c की वैल्यू आई है वो 2/3 आई है। उसके बाद मेरे पास जो d की वैल्यू है वो 0, इसलिए ये टर्म्स ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद e की वैल्यू मेरे पास -4 आई है। उसके बाद f की वैल्यू मेरे पास 0 आई, लिहाजा ये टर्म भी नहीं आएगी। और प्लस g की वैल्यू भी मैंने फाइंड की थी विच इज़ -2, तो ये है मेरा yp यानी ट्रायल सॉल्यूशन से अब ओरिजिनल हमने पार्टिकुलर इंटीग्रल अपना फाइंड कर लिया है। और ये मेरे पास जो e था उसके साथ x भी था, यानी ये -4x है। तो मेरा जो जनरल सॉल्यूशन बनेगा वो आएगा y इज इक्वल टू yc प्लस yp। और जो मेरे पास yc की वैल्यू आई थी वो आई थी c1 प्लस a cos x प्लस b sin x। और मेरे पास जो yp की वैल्यू आई है वो आई है 2/3x³ -4x -2x sin x। तो स्टूडेंट्स ये है वो अनडिटर्मिन्ड कोफिशिएंट को फाइंड करने का मेथड जिसके थ्रू आपने अपनी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसे अनडिटर्मिन्ड कोफिशिएंट मेथड भी बोलते हैं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर में जो बातें मैंने बताई हैं वो क्लियर भी हो गई होंगी। अगर कोई बात आपके ज़हन में रहती है आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर इस तरह का ही कोई लेक्चर लेके आपके सामने आऊँगा जिसमें कुछ मेथड्स आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये मैंने स्पेशली वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने मुझसे गाए बगाए ये कहते रहे हैं कि हमें 10.3 मेथड की सॉल्व कर दें और अनडिटर्मिन्ड कोफिशिएंट मेथड सिखा दें कि कैसे अप्लाई होगा क्वेश्चंस पे। तो इंशाल्लाह फिर बात होगी आप लोगों से। और काइंडली मेरे जो यूट्यूब चैनल है मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि उसे प्रमोट करें ताकि मेरा जो वो एक शौक़ है वो कायम रहे कि मैंने लेक्चर्स को अपलोड करना है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।